Hello students of 7th class. Today I will teach you lesson number 2 of your SST and this is New Kings and Kingdoms यानी कि नए राजा और उनका राज्य, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. Okay, now start the chapter. After the death of Harshvardhan in 1700 AD, his empire broke up into several small states and kingdoms. The states and the kingdoms were rarely at peace with one another, with each trying to conquer the others. These kingdoms wanted to build a big empire. During this time, many warriors and chieftains came to power under the kings. They were called Samants and subordinates. At time, these subordinates became more powerful than the rulers and broke away from them to become independent rulers. यानी कि 700 AD में जो हर्षवर्धन थे, उनकी मृत्यु के बाद उनका जो एम्पायर था वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया. जो स्टेट्स और किंगडम्स थे वो आपस में शायद ही कभी शांति स्थापित करते. जो हर कोई था वो एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करता था. ठीक है, जो ये किंगडम्स थे वो एक बड़ा एम्पायर बनना चाहते थे. इस समय के दौरान अनेक वॉरियर्स और जो चीफटेन्स थे राजा के, वो राजा के अंडर में शक्ति में आए थे. वे सामंत और सबऑर्डिनेट्स होता है कि राजा के अधीन जो व्यक्ति होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स कहलाते हैं. ठीक है, एक समय में ये जो अधीन व्यक्ति थे, जो सबऑर्डिनेट्स थे, वो शासकों से शक्तिशाली बन गए और एक स्वतंत्र शासक बन गए. ठीक है, यानी कि अब वो किसी के अधीन नहीं थे. समय के साथ साथ जो भारत का नॉर्थर्न और वेस्टर्न पार्ट था वो राजपूतों के द्वारा ले लिया गया और राजपूतों के सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो थे वो मेंढर के गुज्जर, जैसे कि प्रतिहाराज, अजमेर के चौहान्स, मालवा के पारामार्स और बुंदेलखंड के चंदेल्स थी. ठीक है, आगे हमारा टॉपिक आता है द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल. ट्रिपार्टाइट क्या होता है, यानी कि जो त्रिपक्षीय स्ट्रगल जो था उसके बारे में पढ़ेंगे. द सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नॉर्थर्न इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग हर्षवर्धन was कन्नौज since it was accessible by the river Ganga and Yamuna. Its location enabled easy trade relations. There was a long battle between the Gujjar and Rashtrakoot and the Palas to control the Ganga Valley in general and Kannauj in particular. This struggle is known as the tripartite struggle by the historians. मतलब जो राजा हर्षवर्धन के काल के दौरान भारत में जो नॉर्थर्न राजनीति के डेवलपमेंट का केंद्र था वो कन्नौज था, जो गंगा और यमुना नदी के द्वारा एक एक्सेसिबल था. ठीक है, जिसने इसकी लोकेशन को व्यापार के योग्य बना दिया था. और जो गंगा वैली और कन्नौज था, गंगा वैली और कन्नौज को अपने नियंत्रण में करने के लिए जो गुज्जर थे, राष्ट्रकूट थे और जो पलास थे, उनके बीच में एक लंबी लड़ाई चली. ठीक है, जो इतिहासकारों के द्वारा जो ये स्ट्रगल था वो त्रिपक्षीय स्ट्रगल के नाम से कहलाया, क्योंकि इसमें तीन पक्ष थे. कौन कौन से पक्ष थे इसमें? गुज्जर, राष्ट्रकूट और पलास. ठीक है, इसीलिए इतिहासकारों ने इसको त्रिपक्षीय स्ट्रगल का नाम दे दिया. सबसे पहला हमारा आता है गुज्जर और प्रतिहाराज के बारे में हम पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियंस, गुज्जर्स केम टू इंडिया विद द हंस. हंस क्या होती है? अ वॉर लाइक ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यानी कि एक वॉर लाइक कबीला होता है. कहाँ से था? जो सेंट्रल एशिया से था. ठीक है, at the end of the 5th century AD, they established kingdom in Punjab and southern Rajasthan. Huon Sang visited India in the 7th century AD. By this time, they were considered Kshatriya of Indian origin. The Pratiharas were one of the most powerful of the various Gujjar clans. यानी कि इतिहासकारों के अनुसार जो 5th सेंचुरी एडी के एंड में गुज्जर भारत में हंस के साथ आए थे. और जो हंस मैंने अभी बताया ना कि सेंट्रल एशिया का एक कबीला था. ठीक है, उन्होंने अपना राज्य पंजाब और साउथर्न राजस्थान में स्थापित किया. जो ह्यून संघ था वो 7वीं शताब्दी में भारत आए. इस समय के दौरान उन्होंने भारत के क्षेत्र में क्षत्रियों को कंसिडर्ड किया.
और जो अनेक गुर्जर क्लेन्स थे, क्लेन्स के पावरफुल थे वो, ठीक है, कौन, प्रतिहारास। उन्होंने एक एम्पायर स्थापित किया जो गुर्जर प्रतिहारास के नाम से जाना गया, ठीक है। नाउ पेज नंबर 12, यहाँ पे हम पढ़ेंगे द चहामन्स एंड चौहान्स के बारे में। Chahamans were later known as the Chauhans. This dynasty was founded by Guvaka in 8th century AD. Chauhans ruled over the regions around Delhi and Ajmer. In fact, Delhi and Ajmer were the two major cities under the control of Chahamans. यानी कि जो चहामन्स थे वो बाद में चौहान्स के नाम से जाने गए, और यह एक जो डेंसिटी थी गुआका में 8th सेंचुरी में फाउंड की गई थी इनकी डेंसिटी। बाद में जो दिल्ली और अजमेर के क्षेत्रों में जो चौहान थे वो शासन करने लग गए थे, और जो दिल्ली और अजमेर के जो दो शहर थे चहामन्स के कंट्रोल में आ गए थे, दिल्ली के दोनों शहर जो मेजर शहर थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पृथ्वीराज चौहान 1168 से 1192 तक इनका काल था। वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ दिस डेंसिटी। ही एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ द अजमेर ऑफ द एज ऑफ 14, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान थे इसके बारे में बता रखा है। पृथ्वीराज चौहान 3 जो थे इस डेंसिटी के महान शासक थे वो। उन्होंने 14 साल की आयु में अजमेर के सिंहासन को उद्दित किया, यानी कि ले लिया था। उन्होंने अनेक प्रदेशों को अपने अधीन किया। उन्होंने राजस्थान और बुंदेलखंड के कई छोटे छोटे राज्यों को भी जीता। जो पृथ्वीराज की अचीवमेंट और एक्सप्लॉइट्स थी उनको उनके दरबार की पोइट चंदबरदाई के द्वारा एक प्रसिद्ध किताब में पृथ्वीराज रासों में डिस्क्राइब किया गया था। 1191 में उन्होंने अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी और टेरन की फर्स्ट बैटल में उनको हरा दिया था, लेकिन 1192 सेकेंड जब बैटल हुई थी टेरन में वो उन्होंने उसे खो दिया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की हार जो थी वो भारत में मुस्लिम फाउंडेशन का परिणाम हुआ, यानी कि उनकी हार के बाद भारत में मुस्लिम जो फाउंडेशन थी वो इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे द सिसोदियाज के बारे में पढ़ेंगे। द सिसोदियाज वर द रूलर ऑफ मेवार। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट किंगडम्स ऑफ द राजपूत। चित्तौर वॉज द कैपिटल ऑफ मेवार। Alauddin Khilji attacked Chittor and captured the fort, but another Rajput chief recovered Chittor from his hands and established the rule of Sisodias. यानी कि जो सिसोदियाज थे वो मेवाड़ के शासक थे। यह राजपूतों के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। जो चित्तौर था वो मेवाड़ की राजधानी थी। जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौर पर आक्रमण कर किले को जीत लिया, लेकिन दूसरे राजपूतों के चीफ जो थे उन्होंने चित्तौर को उनके हाथों से ले लिया और सिसोदिया का शासक वहां पे स्थापित किया, ठीक है। और जो महाराणा प्रताप थे वो मेवाड़ के शक्तिशाली शासक थे। आगे हम पढ़ेंगे द तुर्किश इन्वेजन यानी कि तुर्किश का जो इन्वेजन क्या होता है, हमला जो किया था। The Turks belonged to Central Asia. They invaded India towards the end of the 10th century AD. They came to India through passes in the mountains of northwest. One of the most powerful and outstanding Turkish ruler was Mahmud Ghazni. He was an ambitious person and wanted to establish a powerful empire in Central Asia. क्या बताया गया इसमें, जो तुर्क थे वो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे और उन्होंने 10th सेंचुरी के एंड में भारत की तरफ अपना हमला किया था, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट के पर्वतों से गुजरते हुए वो भारत आए थे। जो तुर्की शासकों में से मोहम्मद गजनी एक शक्तिशाली शासक थे। वो एक एम्बिशियन व्यक्ति थे और सेंट्रल एशिया में एक शक्तिशाली एम्पायर की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने भारत पर 17 बार हमला किया। 1001 एडी में उन्होंने पेमजाली पर अटैक किया और उसके शासक जयपाल को हरा दिया। गजनी ने नॉर्थ इंडिया के फेमस मथुरा और कन्नौज के टेम्पल्स को लूटा। 1025 एडी में उन्होंने गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटा और वहां से जो सारा खजाना था, जैसे कि ज्वेलरी हो गई, कीमती जो स्टोन्स थे उनको ले लिया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इस मंदिर को दोबारा बनवाया गया था, ठीक है। तो पेज नंबर 13 देखेंगे। इसमें आता है हमारा मोहम्मद गोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी वॉज अ रूलर ऑफ अ स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान।
and was a general under the Gauri dynasty. He invaded India not only to plunder the wealth of India but also to establish Muslim rule in India. Prithviraj Chauhan was contemporary to Gauri. In 1991, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन। क्या बताया गया मोहम्मद गौरी के बारे में? जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था, वो अफगानिस्तान में एक छोटे से राज्य का शासक था। ठीक है, उन्होंने भारत पर हमला करके ना सिर्फ भारत के खजाने को लूटा, बल्कि भारत में मुस्लिम रूल की स्थापना भी की। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो गौरी के समकालीन था। टेरिन की फर्स्ट बैटल में 1911 में चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन अगले साल ही 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया और पृथ्वीराज को पकड़कर मार दिया गया था। जो यह हार थी वो भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट बन गई थी। क्यों? क्योंकि यह भारत में मुस्लिम रूल के फाउंडेशन का परिणाम था। 1206 में मोहम्मद गौरी मर गया और उसकी टेरिटरी नॉर्थन इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में रह गई थी। ठीक है, आगे हम इसकी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वॉज एग्रीकल्चर, यानी कि जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का वो क्या था? एग्रीकल्चर था। द पीपल अडोप्टेड डिफरेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन, अलग अलग इरीगेशन वो वहाँ पे करते थे। देर वर आर्टिशियन हु ऑल्सो मेड टेक्सटाइल ऑफ सिल्क, कॉटन और वुल, यानी कि वो आर्टिशियन ही थे जो क्या बनाते थे? टेक्सटाइल ऑफ सिल्क, कॉटन और वुल। दे प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन लार्ज वेराइटीज, यानी कि लार्ज वेराइटी में वो अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट्स थे वो प्रोड्यूस करते थे। इंडिया इस्टेब्लिश ट्रेड लिंक्स विद मैनी कंट्रीज इन वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। दे एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल, मेटल एंड वुल वर्क्स एंड स्पाइसेस, यानी कि जो इंडिया थी वो उन्होंने अपने ट्रेड के लिंक को इस्टेब्लिश कर लिया था अलग अलग देशों के साथ, जैसे वेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में वो एक्सपोर्ट करते थे। किसका? टेक्सटाइल का, मेटल का और वुड का। ठीक है, और इंपोर्ट क्या करते थे? हाईब्रिड हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया से। आगे आता है रिलीजियन, यानी कि धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पीपल वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदू रिलीजियन को में फॉलो करते थे लोग वहाँ पे हिंदू धर्म को। लॉर्ड शिवा, विष्णु एंड शक्ति वर वर्शिप्ड, लॉर्ड शिवा को, विष्णु को और शक्ति को वहाँ पे पूजा जाता था। पीपल ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर्शिप्ड बुद्धा एज गॉड, जो ईस्टर्न इंडिया के जो लोग थे वो बुद्धा को भगवान के उसके तरह पूजते थे। द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो भक्ति मूवमेंट था वो साउथ से लेकर के नॉर्थ इंडिया तक फैल गया। द संत स्प्रेड द मैसेज ऑफ, जो संत होते थे वो प्यार का मैसेज फैलाते थे, प्यार का, भाईचारे का और डिवोशन ऑफ गॉड का मैसेज वो स्प्रेड करते थे, फैलाते थे। ठीक है, आगे हम टॉपिक नीचे पढ़ेंगे। राजराजा 985 एडी से 1014 एडी तक इनका काल था। राजराजा चोला वॉज अ फेमस चोला किंग। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्यूट्स। ही डिफीटेड द एस्ट्रन Cholunkyas of Vangi, the Pandyas, the Gangas of Kalinga, and the Cheras of Kerala, and captured large tracts of the Deccan and the even part of Cyclone। मतलब क्या बताया गया राजराजा वन के बारे में? जो राजराजा थे वो चोला, एक प्रसिद्ध चोला किंग थे। उनकी क्या नीति थी? युद्ध करो और जीतो की पॉलिसी को वो अपनाते थे। उन्होंने एस्ट्रन वेंगी के चोलक्याज को, पांड्याज को, कलिंगा के गैंग्स को और केरला के चेराज को कैप्चर्ड कर लिया था। ठीक है, जो राजराजा थे वो चोला एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस करने के दो महत्वपूर्ण फीचर जानते थे। कौन कौन से? द नेवी एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, पेज नंबर 14 देखेंगे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने चोला नेवी की शक्तिशाली फाउंडेशन को बढ़ाया और 1005 एडी में, जबकि अब भी वह एक शासक थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ अपने बेटे राजेंद्र चोला को अपना सक्सेसर अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। राजेंद्र चोला जो कि किसके बेटे थे? राजराजा के। राजेंद्र चोला 1014 एडी से 1044 एडी तक इनका काल था। वो सक्सेसफुल इन टेकिंग चोला पावर टू ग्रेटर हाइट्स। ही कैप्चर्ड वेंगी, सेंट अ नेवल फ्लीट इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड टू कवर पार्ट्स ऑफ सुमात्रा, मलाया एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स।
He further undertook an expenditure to North India around 1023 AD, defeated Mahipala of the Pala dynasty and annexed Bihar, Orissa and Bengal. As a mark of his victory, he is said to have carried water from the Ganga to his new capital. यानी कि क्या बताया गया है इसमें, जो राजेंद्र चोला थे वो चोला पावर को ग्रेट हाइट्स तक यानी कि ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचाने में वो सक्सेस हुए थे। उसने वेंगी को कैप्चर किया, बे ऑफ बंगाल में एक नेवल फ्लीट को भेजा और सुमात्रा के भाग को अपने में मिला लिया। उन्होंने पाला डायनेस्टी के महिपाला को हराया और अपनी जीत के निशान के रूप, यह कहा जाता है कि भाई उन्होंने अपनी जीत के निशान के रूप में वो गंगा से अपनी राजधानी तक गंगा का पानी लेकर गए थे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम डिक्लाइन ऑफ द चोला एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में, यानी कि पतन के बारे में। चोला एम्पायर का पतन कब हुआ? द चोला एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर 1122 AD। द चोलंक्याज रूलर विक्रमादित्य रिकैप्चर्ड वेंगी फ्रॉम द चोलास। यानी कि क्या बताया गया इसमें, 1122 AD के बाद जो चोला एम्पायर का अंत हो गया, यानी कि उसका पतन हो गया, और जो चोलंक्यास थे वो शासक विक्रमादित्य ने चोला से वेंगी को दोबारा कैप्चर किया और 13वीं सेंचुरी की समाप्ति में चोला एक बहुत वीक बन गए थे और पांड्याज स्ट्रोंगर बन गए, और अंत में क्या हुआ, जो विजयनगर किंगडम था वो एक बड़ा भाग बन गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीजन कैसे था? The Chola administration was well organized. The king was the head who was assisted by minister. The capital of the Chola kingdom was as Tanjore, which was later shifted to Kanchipuram. The Chola empire was divided into provinces known as mandals. Each mandals further was divided into a number of valandes. ठीक है, इसके बारे में क्या बताया गया है, देखो जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था वो वेल ऑर्गेनाइज था, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड था। वो जो राजा है होता था वो हेड होता था, जो मिनिस्टर्स के द्वारा असिस्ट किया जाता था। चोला राज्य की राजधानी तंजौर थी, जो बाद में कांचीपुरम में शिफ्ट कर दी गई थी। जो चोला एम्पायर को प्रोविंसेस में बांटे गए थे, जो कौन कौन से थे, मंडल्स के नाम से जाने जाते थे। प्रत्येक मंडल को एक वेंडल्स में डिवाइडेड किया गया था, और जो वेंडल्स होते थे वो कई डिस्ट्रिक्ट में जो वेंडल्स होते थे वो कई डिस्ट्रिक्ट्स को कंसिस्ट करते थे। ठीक है, चोला किंग के पास काउंसिल के मंत्री होते थे। जो ग्रामीण एरिया होता था उसमें यूआर एक कॉमन विलेज असेंबली थी। जो सभा होती थी वो लोगों को सिखाने के लिए कंसिस्ट की जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिटेल थी वो गाँव के मंदिरों की दीवारों पर इंस्क्रिप्शन के रूप में मिली है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। Okay students, that's all in today class, and the further chapter we will be continuing in next class.